गया जी रिवाइज। टाइम पीरियड की पीछे वाली कर लेगी, ये वाली कर लेगी। टाइम पीरियड की ये भी सेम ही है। ये चले मैं थोड़ा बता भी देता हूँ आपको, एक ही चीज़ है। उधर भी वेव बनती थी ना, इधर भी ये क्या बनती है, वेव। एसी करंट का एक साइकिल जब पूरा होता है तो एक वेव बनती है, ठीक है। उसके लिए जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड कहेंगे। चलिए हम इधर सुने ज़रा, मैं पहले आपको पढ़ा दूँगी, आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है, फिर आपसे एंड में सुनो, ठीक है। वेव बेटा ये है कि एसी करंट जब फ्लो करता है, जहाँ से चलता है ना वहीं पे दोबारा पहुँचने के लिए, इधर ऊपर को जा रहा था ना, इधर से फिर किधर को जाएगा, ऊपर को ही जाएगा ना। इस पॉइंट से आगे फिर यहाँ तक पहुँचने के लिए एसी करंट को अपनी कीमत दोहराने के लिए यहाँ से फिर दोहरा रहा है। जितना टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। वही एक वेव ही तो बन रही है, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे बच्चों। आज हमारे पास है हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। यस सर। है कि नहीं। तो इंसुलेशन डैमेज, इंसुलेशन क्या होता है, सबसे पहले इंसुलेशन समझिए। व्हाट इज इंसुलेशन। इंसुलेशन को उर्दू में भी इंसुलेशन ही कहते हैं। देखिए अगर कोई मेटल की तार ले, मेटल का पीस ले, ऐसे तांबे की तार होती है, सिल्वर की तार होती है, उसके ऊपर बच्चे आप क्या करें, कोई इंसुलेटर चढ़ा दें। अब तार देखते हैं घर में, उसके ऊपर एक प्लास्टिक या रबर टाइप चढ़ा होता है कि नहीं, तो वो प्लास्टिक रबर क्या है, एक इंसुलेटर है। समझ आ रही। तो किसी भी मेटल के ऊपर कोई इंसुलेटर की तय चढ़ा देना, ये मन क्या कहलाता है, इंसुलेशन। ऐसी वायर जिसके ऊपर डबल इंसुलेशन की हुई हो, जैसे आप घर में मोटी तार देखते हैं, उसके ऊपर एक बाहर होल चढ़ा होता है, दो अंदर तारों के ऊपर लहदा से फिर चढ़ा होता है। तो डबल इंसुलेशन वाली जो वायर होती है उसको बच्चे केबल कहते हैं। क्या कहते हैं, केबल। याद रहेगी बात। बात क्या होता है कि आपकी जो इंसुलेशन यानी कि केबल है, उसकी क्या होती है कि ऊपर से इंसुलेशन खराब हो जाती है। यानी कि मैं क्या करूँगा, हमने अब वजह क्या है, वजह भी मैं लिख देता हूँ कि बाज़ औक़ात मुसलसल फ्रिक्शन के बाइस हमारी जो तार है उसकी रगड़ लगने से तार के ऊपर से वो कवर क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जैसे तार कहीं पड़ी हो, उसके ऊपर से गाड़ी गुजर रही है, कोई चीज़ गुजर रही है, तो बार बार गुजरने से उसका ऊपर वाला कवर जो है इंसुलेशन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उससे क्या होगा, ये ख़राब हो जाएगी तो नीचे से जो कंडक्टर है, वो तार है, वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब अगर उसको किसी का हाथ लग गया तो आपको पता ही है फिर क्या होगा। उसके ऊपर तो वो चढ़ा नहीं होता। नहीं, अगर हम दोनों खराब करते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी दोनों खराब हो जाएंगे, अगर दोनों इंसुलेशन सारी उसकी खराब हो गई है किसी एक साइड से, जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है, या किसी भी चीज़ को उसके साथ टच करेंगे। अच्छा, एक तो फ्रिक्शन के बायस आपकी इंसुलेशन खराब हो सकती है। मुसलसल नमी वाले माहौल में अगर आप किसी चीज़ को मॉइस्चर वाली जगह पे रख दें, एक तार को पानी में रख दें आप गीली जगह पे लंबे अरसे तक, तो उससे भी वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो नमी वाली जगह पे रखने से भी आपकी तार क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, उससे भी उसकी इंसुलेशन खराब हो सकती है। और जब उससे उसकी इंसुलेशन खराब होगी तो जिस पानी में वो पड़ी होगी या जहाँ पड़ी होगी वहाँ करंट ही फैल जाएगा हर तरफ, ठीक है, तो उससे भी नुकसान होगा। इसके बाद ये भी हो सकता है कि बाज़ औक़ात आप करंट की ज़्यादा मिकदार जो है, करंट की ज़्यादा मिकदार जब आप किसी तार से गुजारते हैं, यानी कि एक तार बारीक सी तार है, उसमें से थोड़ा सा करंट वो बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि आपको पता है जब करंट किसी चीज़ में से गुजरता है तो वहाँ पे हरारत पैदा होती है। किस कानून ने बताया, जूल के कानून में, तो उसमें हरारत पैदा होती है। अब एक तार जो बारीक है वो थोड़ा करंट गुजार सकती है, तो वो थोड़ी हरारत बर्दाश्त कर सकती है। और अगर उसी तारों के साथ आप लगा दें जनाब एसी, बारीक सी तार के साथ आपको एसी चलाना है, अब उसमें एसी ज़्यादा करंट खींचता है तो ज़्यादा करंट जाएगा आगे, उसमें से गुजर गए तो उस तार का क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इतनी हरारत पैदा होगी कि वो पिघल जाएगी, उससे इतनी गर्म होगी कि ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ी हुई है वो उससे पिघल के क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो बाज़ अगर ज़्यादा करंट गुजारने से भी तार की इंसुलेशन क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, गर्म होकर ऊपर से वो पिघल जाती है, ठीक है। तो
तो ये वो बातें हैं 2-3 आपने याद रखनी है कि जिनके बाइस आपकी बच्चों तार की जो इंसुलेशन है वो खराब हो सकती है। क्या हो सकती है? वो खराब हो सकती है। अच्छा, इसके बाद फिर इनसे ये सारे वजूहात हैं, ये इंसुलेशन खराब होने की सारी क्या है? वजूहात हैं, कॉजेज हैं, कॉजेज ऑफ इंसुलेशन डैमेज है कि कौन सी वजह है जिनकी वजह से आपकी इंसुलेशन तार की खराब होती है। अब आप इसके हल भी 3-4 देख लेंगे, वहां से आपने रीड करना है, पेपर में जब आएगा 3-4 पॉइंट्स माइंड में आएंगे, आप लिख दें, ठीक है। अब तो अब आपको इसका हल ये है कि आप तार को ऐसी जगह पर रखें जहां तार किसी रगड़ का बाइस जो ये है उसका उलट करते जाएंगे, नमी वाली जगह पे ना रखें तार को, ठीक है। तार में जितना उसके ऊपर कीमत लिखी हुई है करंट गुजारने की उतना ही गुजारें, उससे ज्यादा उसको उसमें से करंट को ना गुजारें। समझ आ रही कि नहीं? ठीक है जी। तो ये सारे समझ लें हल हैं, या फिर ये समझ लें कि इसको अगर और आप कहें तो एहतियाती तदाबीर है। एहतियाती क्या है? तदाबीर। एहतियाती अब कैसे लिखते हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स कहते हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स इंग्लिश में ये कहते हैं, और उर्दू में क्या कहेंगे? एहतियाती एहतियाती तदाबीर, ठीक है, एहतियाती तदाबीर। यहाँ पर इसको हिफाजती इकदामात भी आप कह सकते हैं, ठीक है। पर मेन चीज़ आपको समझ आ गई, उर्दू थोड़ी मेरी मिठी है। अच्छा, इसके बाद आगे चलेंगे डैम कंडीशन, नमदार माहौल। डैम कहते हैं नम, डैम कंडीशन ऐसी जगह जहाँ बहुत ज़्यादा नमी है, गीली है जगह, ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा पानी है, समझ नहीं ज़्यादा। इससे क्या हमें नुकसान होता है वो भी देख लेते हैं बच्चों। अगर आप खुश्क हो, एक खुश्क इंसान जो होता है जब वो ड्राई हालत में होता है, खुश्क होता है, तो उसकी बॉडी में अल्लाह ने जो रेजिस्टेंस रखी हुई है बच्चे, वो 1 लाख ओम रखी हुई है। कितनी है? 1 लाख। हमारे खुश्क जिस्म ने अल्लाह ने इतनी रेजिस्टेंस रख दी है। वो खालिक है, वो मालिक है, उसे पता था एक दिन इंसानों ने जा करंट भी बनाना है, उसे शुरू से पता कि इन्होंने एक दिन करंट भी बनाना है, फिर इनको करंट लगेंगे, तो मैं चले इनमें पहले से उन्होंने हमारे अंदर क्या रख दिया? रेजिस्टेंस रख दी है। जो रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट को रोकती है, करंट को आगे आने से क्या करती है? खुश्क जिस्म में इतनी रेजिस्टेंस होती है कि अगर आप खुश्क हैं, आप करंट को हाथ लगाएंगे तो पॉसिबल है कि आपकी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है उस करंट को अंदर आने से रोके और आप बच सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं? किताब में जब आप खुश्क हों और अगर आपका स्विच में हाथ देने को दिल करे भी, या कभी आप घर में लड़ाई हो जाती है आदमियों के साथ में कोई छोटी मोटी, तो आप फिर अगर आपने स्विच में हाथ देना भी है तो कोशिश करें हाथ सूखा करके, फिर ठीक है, ताकि बचने के इम्कान, ठीक है। और अगर आप क्या हो? गीले हों, अगर आप गीली हालत में हो, यानी कि आप ड्राई मॉइस्चर में हो या आप गीले हुए हों, तो फिर उसका केस में क्या होगा? अगर आप गीली हालत में होंगे तो फिर आपकी जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होकर फ्यू ओहम्स रह जाती है। फ्यू ओहम्स का मतलब है चंद ओहम, यानी कि 10 ओहम, 20 ओहम, लाखों से कम होकर बहुत कम होगी। अब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं किसको रोकना था? करंट। अब रेजिस्टेंस ही कम हो गया तो करंट अब आराम से गुजर सकता है। तो जब आप गीले हो जाते हैं बच्चे, तब अगर आप किसी स्विच में हाथ लगाएंगे तो करंट क्या करेगा? आपकी बॉडी में जल्दी से जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? तो कोशिश करें कि अगर आपने स्विच में हाथ देना है तो गीला हाथ करके मत दीजिए, ठीक है, गीले हाथों के साथ। तो ये एक वजह ये बन सकती है इस नुकसान की कि जब हम गीली हालत में किसी चीज़ को, बिजली वाली किसी चीज़ को हाथ लगाएंगे तो उससे हमें नुकसान पहुंच सकता है, ये वजह है। और इससे एहतियाती तदाबीर क्या है कि आप कभी भी गीली हालत में या गीले होके या आप मॉइस्चर में या आप अपने आप को वेट करके, गीला करके आप किसी स्विच या किसी तार, बिजली वगैरह चीज़ के पास ना जाएं। समझ आ रही कि नहीं? अगर किसी शख्स को करंट लगे तो उसे बचाना हो तो कैसे बचा सकते हैं? तो मैं स्विच ऑफ कर दूँगा। नहीं ऐसे बाइक कहीं ऐसे तार हो, छोटी मार दे ऐसे जैसे कोई तार जा रही है तो सबसे बड़ा बचाने का तो हाल ये है, कौन सी बार वो मेन जो तारें जा रही होती ब्लैक हैं, ब्लैक होती हैं, वो कहीं छिली हो या देखा रास्ते में खंभों के पास से करंट लग मीटर जाए। किसी मीटर के पास लगे, मीटर के पास हो तो आप ऐसा करें कि उसको कोई कपड़ा ले लें,
कपड़ा एक इंसुलेटर के तौर पे काम करेगा। कपड़ा लेके उसके ना चादर अगर आपके पास है तो चादर उसके गले में या उसकी बॉडी पे डाल के फिर उससे उसको झटका दे पीछे, ठीक है, तो वो फिर वो बच जाएगा, उससे बच जाएगा। और डायरेक्ट हाथ नहीं लगाना उसको, कहीं उधर हाथ नहीं पड़ाना, वो आप भी साथ लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ फिर आप कोशिश करें कोई इंसुलेटर पकड़ के ना, कोई भी इंसुलेटर जिसमें करंट ना गुजरे, उसके साथ आप उसको बचाने की कोशिश करें, ठीक है। कपड़ा ले लें या फिर आप कोई लकड़ी ले लें, कुछ लोग लकड़ी से डंड मारना शुरू कर, मारना नहीं है उसको, लकड़ी डाल के उसको किसी तरह दोनों साइडों से लकड़ी को पकड़ के खींचना है पीछे को, ठीक है, तो ताकि वो करंट आपको भी ना लगे। इस तरह से समझ आ रही है। अब कुछ गधे ये करते हैं कि वो ट्रांसफार्मर में आग लग जाए ना, वो चिंगारी शिंगारी निकल, वो पानी को तो और करंट बुला देते हैं, तो इस तरह काम नहीं करने। तो बचाना है अगर तो कोई इंसुलेटर का सहारा लेना है, जैसे इंसुलेटर का, जैसे अगर आपके पास ग्लव्स हैं किसी रबड़ के या प्लास्टिक के बने हुए या जो इलेक्ट्रिशियंस यूज़ करते हैं, तो उससे भी आप उसको हाथ में ग्लव्स पहन के आप उसको आराम से पकड़ के पीछे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतर ये भी है कि अगर आपके पास कहीं प्लास वगैरह या इस तरह की चीज़ है तो उससे पकड़ के आप जो तार जिससे करंट आ रहा है उस तार को भी पकड़ के आप पीछे खींचते। जैसे अगर ये तार है तो अब देखें ये तार है, ये मैं मिसाल दे देता हूँ इधर सामने, सपोज अगर ये बंदे का हाथ इधर लगा हुआ है, यहाँ से तार छिली हुई है, नेकेड है, बंदे ने यहाँ हाथ लगाया, उसको करंट यहाँ से लग रहा है, यहाँ छिली हुई तार थी, करंट ये समझ लें कि मैं वो ट्रांसफार्मर हूँ जहाँ से करंट जा रहा है, तो आप करंट इस तार के जरिए उस बंदे तक पहुँच रहा है ना, तो आप इधर से तो कोई करंट नहीं है, ऊपर से पकड़े तार को, तार पीछे से तार ही पकड़ के खींच दें, तार निकल जाएगी तो बंदा बच जाएगा, उनके आगे करंट ही नहीं जाएगा। लेकिन बाद में बात वो जो बाहर बिजली वाली तारें हैं उनसे तो फिर मुश्किल ही है, क्योंकि उससे फिर यही है कि वो तार पकड़ के तो नहीं आप खींचेंगे, जो खंभे वाली तार है फिर वहाँ पर कपड़ा या कोई इंसुलेटर इस्तेमाल करके उसको पकड़ के पीछे आराम से आ जाता है। नहीं, थोड़ा जोर तो लगाना पड़ेगा, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि जब किसी तार में से करंट गुजरा तो एक मैग्नेट बन जाती है, अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे, मकनातीस हमें खींच लेता है, खींच के रखता है, उसके फिर आप थोड़ी ज़्यादा फोर्स आपको उसको खींचना पड़ेगा। तो बहरहाल बच्चे ये था हमारे पास, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट। अब आगे फ्यूज़, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। कल हमने पढ़ा था फ्यूज़ के बारे में थोड़ा सा जब हमने घर में वायरिंग की थी, तो ये फ्यूज़ की लामत है, कल मैंने बताया भी था। अगर कहीं पे फिजिक्स में आप इस तरह की लामत देख लें तो आप समझ जाएंगे ये क्या लगा हुआ है, फ्यूज़ लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? फ्यूज लगा हुआ है। ये किससे बनता है, जरा इसकी भी बातें कर लेते हैं। ये एक मेटल की तार होती है, किसकी तार होती है? मेटल की बारीक तार होती है, मेटल की बारीक तार से बनता है। दूसरी बात ये बच्चे, जब भी आपने इसको जोड़ना है, तो अगर ये लाइव वायर आ रही है तो फ्यूज को हमेशा कौन सी तार के साथ जोड़ा जाता है? लाइव वायर के साथ। न्यूट्रल वायर के साथ नहीं इसको जोड़ना, वहाँ इसने कोई काम नहीं करना, ठीक है। तो फ्यूज को हमेशा कौन सी वायर के साथ जोड़ा जाता है? लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द लाइव वायर। अच्छा, इसके बाद 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा ये है बच्चे कि जब भी आपने फ्यूज को जोड़ना है तो लाइव वायर के साथ सीरीज तरीके से जोड़ना है। कौन से तरीके से? सीरीज तरीके से, ठीक है बच्चे। सीरीज में ऐसे होता है ना, एक लाइन में चीजें लगी होती हैं ऐसे, है क्या नहीं? तो सीरीज तरीके से, ठीक है। 3-4 बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद शॉर्ट में फ्यूज के बारे में 3-4 बातें, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक हिफाजती आला है, हिफाजती आला है, जो कि जब बाज़-औक़ात कहीं पे पीछे से कोई करंट या फिर बिजली की खराबी पैदा हो जाए और तार में करंट ज़्यादा आना शुरू हो जाए या घर में कोई बिजली का मसला हो जाए, तो उससे फ्यूज़ हमें क्या करता है? हमारे घर को नुकसान से बचा देता है, ठीक है। तो ये हिफाजती आला है, ठीक है, सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है बच्चों। एक ऐसी डिवाइस है जो हमें हिफाजत देती है, महफूज रखती है ज़्यादा करंट से, उसके नुकसानात से। तो बाज़-औक़ात क्या होता है, जैसे कि पीछे से 3 तारें आ रही हैं, उनमें से आपका तो एक घर में एक तार ही आ रही होती है ना, 3 में से खंबे वाली जो तारें,
बाज़ अगर पीछे से 2 तारें जुड़ जाएं, 220 इसका 220 इसका, या पीछे से इस तार में जिसमें पहले 220 आ रहा है, अब कहीं से ट्रांसफार्मर में कोई ख़राबी हो जाए तो 440 आना शुरू हो जाए। अब वो 440 अगर आपके घर में पहुंच गया, मैंने कल बताया था, तो वो घर वाली सारी चीज़ें ख़राब कर देंगे। तो फ्यूज़ ने क्या करना है कि इस करंट को जो पीछे से ज़्यादा आने की कोशिश कर रहा है या ज़्यादा पोटेंशियल, उसको इधर ही रोक के खुद को जला देना है। इतनी हीट पैदा होगी कि पिघल जाएगा और आगे करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो इनकी इसने हिफाजत करनी है हमारी। अच्छा, इसके बाद ये तो थे इसके यानी कि 3-4 बातें फ्यूज़ के बारे में। अब आपने कुछ हिफाजती इक़दाम भी उठाने हैं जब आपने फ्यूज़ को लगाना है या इस्तेमाल करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब भी आप फ्यूज़ लगाने लगें तो पीछे से जो मेन सप्लाई आ रही है, जहाँ से बिजली आ रही है, उस बिजली को, उस तार को पहले से काट लें। ये ना हो कि आप जनाब बिजली भी पीछे से आ रही हो तो ये मुँह न फाड़ के चिल्ला रही हो, ठीक है, तो फिर लग जाओ साथ, फिर आपको ऊँचासा है। ठीक है, तो पीछे से पहले जो मेन बिजली जहाँ से आ रही है, मेन सप्लाई जहाँ से आ रही है, पहले उसको कट कर लेना, थोड़ा काट के उसको कनेक्शन काट देना है। ठीक, पहला ये इकदाम आपने उठाना है। दूसरा ये है कि जब भी आप इसको जोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसको आप सीरीज तरीके से जोड़ेंगे, और इसको कौन सी वायर के साथ, लाइव वायर के साथ जोड़ेंगे। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि फ्यूज़ ऐसा इस्तेमाल करना है, 3-4 बातें इसकी आप याद रखें कि देखें, अगर फॉर एग्जांपल पीछे से जो करंट आ रहा है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है, अगर एक आम हालात में पीछे से जो करंट जा रहा है हमारे घर में वो 4 एम्पेयर, कितना है, 4 एम्पेयर की हमें ज़रूरत है। जो पीछे से बिजली आ रही है उतने करंट से हमारे घर की चीज़ें चल रही हैं। तो ये जो फ्यूज़ है, इसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए करंट को गुजारने की, वो आम हालात में जो करंट गुजर रहा है उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो, यानी कि 4.5 एम्पेयर या 5 एम्पेयर। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर जाए तो फिर ये उसको रोके। समझ आ रही है? ये ऐसे ही है जैसे आपने 1 किलो दूध लेके आना है और आप बर्तन लेके जा रहे हैं, तो आप पूरा किलो वाला बर्तन तो नहीं ना लेके जाते, पूरा लेके जाओ तो डुल जाएगा राज, तो थोड़ा सा तो बर्तन की कैपेसिटी ज़्यादा हो। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास फ्यूज़ के बारे में 3-4 बातें आपने याद रखी। और उसके बाद आप घरों में देखते हैं ग्रिप सी लगी होती है मेन स्विच के अंदर, और वो ग्रिप, उसको अगर आप खोल के देखो उसके अंदर मेटल की तार सी लगी होती है, वो एक्चुअली फ्यूज़ होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ गया सर्किट ब्रेकर। देखें बच्चों, फ्यूज़ जो था, अब याद रखिए मैंने पहले बताया है कि इन्वेंशन या डिस्कवरी कब होती है, जब कोई मसला आ रहा हो, बने समझ लें कि इंसानों का कोई मसला पकड़ के हल कर लेना, तो आप समझ लें आप साइंटिस्ट हैं, साइंसदान हैं, और आपकी पहचान बन जाएगी। जैसे बिजली तो बना दी गई, पहले ये मसला था कि बिजली के बगैर काम करना मुश्किल था, तो साइंसदानों ने सोचा कि भाई बिजली की ज़रूरत है, कोई ऐसा काम होना चाहिए जिससे हमारे पंखे खुद को खुद चलें। पहले हाथों चलाते थे ना, तो मसला था ये, तो सोचा साइंसदानों ने, फिर बिजली बनाई। अब बिजली बना दी तो उससे फिर ये मसला कि लोगों को करंट लगने शुरू हो गए। अब करंट से बचाने के लिए साइंसदानों ने सोचा कि कोई ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो हमें बचाए नुकसान से, फ्यूज़ बना दिया गया। अब फिर साइंसदानों ने सोचा कि भाई फ्यूज़ हमें घर को तो बचा जाता है लेकिन खुद अपने आप को जला देता है, तो ये नुकसान ही हो गया ना, 200-300 रुपये का फ्यूज़ आ रहा है, तो वो तो नुकसान हो गया। फिर से एक नुकसान, फिर मसला, फिर साइंसदानों ने सोचा कि इस मसले से भी जान छुड़ाएं। तो जब आप मसलों को हल करते जाते हैं तो आपकी पहचान बनती जाती है, आप कुछ नया करते हैं और ऑटोमेटिकली फिर आप फेम हासिल कर लेते हैं। तो आप अपनी सोसाइटी में मसला देखें कहाँ पर है, उस मसले को हल करें पकड़ के। ठीक है, तो जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि भाई अगर आप दुकान खोलते हैं तो गांव में और बहुत सारी दुकानें हैं, आपने कौन सा वो तीर मार लिया खोल के, आप कुछ ऐसा दें कि वो जो उनको पहले वहाँ पे नहीं मिल रहा। जैसे आपने दुकान खोली है तो लोगों को बाकी दुकानों से आपके पास क्या डिफरेंट है, आप क्या नया दे रहे हैं उनको, कि वो उनका कोई मसला ऐसा हल हो रहा है जो कि उन दुकानों से नहीं हल हो रहा, उसके लिए उनको शहर जाना पड़ता है। तो अगर आप वो चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे। लोग या ये दुनिया किसी की खैर ख्वाह नहीं है, लोग आपसे अपने मसले का हल चाहती है, जिसके पास मसले का हल हो लोग ऑटोमेटिकली उसके पास चले जाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर हो जो जिसके पास आराम आए, लोग उसके पास खुद ब खुद ही पहुँच जाते हैं। तो
तो आप मसलों को हल करना सीखें, बाकी चीज़ों को ठीक हो जाएगी। बहरहाल आ गया सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर किस तरह फंक्शन करता है बच्चों, इसको देख लें। पहले तो इसकी डायग्राम देखते हैं। सर्किट ब्रेकर का जो सारा सेटअप है वो कौन सी वायर के साथ लगाया जाता है, लाइव वायर के साथ। कौन सी वायर के साथ, लाइव वायर के साथ इसको जोड़ा जाता है। इसकी दो कीज हैं, एक ये की है, एक इधर की है। की समझ लें स्विच, ठीक है। ये दो स्विचेस कीज हैं, दो पतरियां समझ लोहे की। ये जो इधर वाली पतरी है ना, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकती। ये वाली पतरी मूव हरकत नहीं कर सकती, लेकिन ये वाली जो पतरी है ये हरकत कर सकती है, यानी कि ऐसे ऐसे हिल सकती है। और इसके नीचे हमने एक स्प्रिंग भी लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, एक स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का क्या काम है वो भी देखेंगे। फिर इस पतरी को हमने आगे, यहाँ से करंट आ रहा है, ध्यान से देखें इस स्विच, इस पतरी में, यहाँ से फिर करंट आगे इसके साथ टच हो रही है नहीं, तो यहाँ से करंट इसमें जा रहा है, और यहाँ से करंट फिर आगे जो भी हमारा कमरा है रूम में, जहाँ से सामने पहुँचाना है तो वहाँ हमारा करंट पहुँच रहा है, जहाँ हमें पहुँचाना है। ये वायर घूम के वहाँ जा रही है। अच्छा, अब हमें बीच में कुछ काम करना है ताकि हमारा सर्किट ब्रेकर कंप्लीट हो। बच्चों मैं एक चीज़ इस्तेमाल करने लगा हूँ कि कोई भी मेटल ले लें, अगर आप मेटल का पीस, जिस तरह आयरन एक मेटल है, तो उस आयरन में से अगर हम गुजारें करंट, क्या गुजारें बच्चों, करंट गुजारें, आई करंट गुजारें। 15वें चैप्टर में आपको यही पढ़ाना है। तो जब किसी मेटल के पीस में से करंट गुजारें, तो जो मेटल का पीस होता है, आई करंट गुजरने से वो पीस क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। क्या बन जाता है, मैग्नेट। मैग्नेट से बात यह है कि वो एक मकनातीस बन जाता है। क्या बन जाता है, मकनातीस। उसके अंदर एक मकनातीस वाली खुसूसियत आ जाती है, ठीक है। It behaves like a magnet, वो मकनातीस के तौर पे बिहेव करेगा। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ना बच्चे हम एक आयरन का एक पीस समझ ले रख लेते हैं, आयरन का, लोहे का, समझ रहे हैं। उस लोहे के पीस के ऊपर से ना ये जो हमारी लाइव वायर आ रही थी ना बच्चों, कौन सी वायर आ रही थी, लाइव वायर। इस लाइव वायर को हम इस लोहे के पीस के ऊपर बाउंड कर देते हैं, इस तरह लपेट देते हैं। बात समझ रहे हैं। अब ये वायर इसके ऊपर से घूम के अब हमारे कमरे में आ रही है और हमारे कमरे में करंट पहुंच रहा है। लाइव वायर उस इधर से होके आ रही है और ये न्यूट्रल सीधी आ रही है। दो तारों का ना जरूरी है, एक ठंडी एक गर्म तार, ठीक। अच्छा, हमने ये सारा जो सिस्टम है ना, ये सारा सर्किट ब्रेकर है। देखिए ये फंक्शन कैसे करेगा। देखिए ना, किसी ने सोचा बैठ के, इतनी सारी जो पढ़ाई हमने की है इसको उसने यूज़ किया कि 15वें चैप्टर में भी ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसने सोच के अपने दिमाग से क्रिएटिविटी करके उसने एक नई चीज़ बनाई। जो नई चीज़ हमें इंट्रोड्यूस करवाता है हम उसकी इज्जत करते हैं। पुरानी चीज़ें जो हमें बताया उसका तो नहीं कि वो पुरानी चीज़ ही आपको बार बार, एक बल्ब जिसने पहला बनाया असल काम तो उसने किया, उसके जैसा फिर बल्ब बनाना कोई मुश्किल काम तो नहीं था। बहरहाल क्या है जी, अब होगा ये फंक्शन कैसे करेगा। आम हालात में इस वायर में से ये जो जा रही है इसमें से करंट गुजर रहा है, करंट। अब बच्चे याद रखें, जितना करंट कम जाएगा उतना ये जो लोहे का पीस करंट गुजरने से मैग्नेट बनेगा, उस मैग्नेट की जो ताकत होगी, स्ट्रेंथ होगी, वो भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि ये एक हल्का मकनातीस बनेगा, यानी कि इसमें कशिश करने की एबिलिटी क्या होगी, कम। एक बड़ा मकनातीस लेगी तो ज़्यादा खींचता है ना, छोटा मकनातीस ले उसकी ताकत कम होती है तो वो क्या करता है, कम खींचता है, ठीक। तो समझ लें जब कम करंट गुजरेगा तो ये जो लोहे का पीस है, ये करंट इसमें से भी तो गुजरेगा ना, तार उसके ऊपर ही लपेटी हुई है, ये एक छोटा मकनातीस बनेगा, इसकी ताकत कम होगी। इतनी कम ताकत होगी, अब ये पतरी भी लोहे की है, ये पतरी भी किसकी है, आयरन की पतरी है। अब आपको पता है आयरन को तो लोहा खींचता है, और सॉरी मैग्नेट क्या करता है, खींचता है, मकनातीस खींचता है। अब ये मकनातीस इतना हल्का है, इतनी इसकी ताकत कम है कि अभी इस पतरी को अपनी जानब नहीं खींच पा। लेकिन क्या हुआ, अगर यहाँ से करंट लग गया किसी को, पहले फॉर एग्जांपल 4 एम्पीयर करंट आ रहा था, पीछे से वायर से कितना करंट आ रहा था, 4 एम्पीयर। तो 4 एम्पीयर करंट गुजरने से तो इस पतरी में ये मकनातीस इतना बड़ा नहीं बना कि इस पतरी को अपनी जानब खींच ले। लेकिन जैसे किसी को हाथ लग गया, कोई मसला हो गया, खराबी हो गई,
तो अभी 4 एम्पेयर की बजाय उस चीज ने करंट ज्यादा खींचना शुरू कर दिया और 4 से वो बढ़ के कहां पहुंच गया 10 एम्पेयर। अब पीछे से करंट 4 एम्पेयर की बजाय कितना आना शुरू हो गया 10 एम्पेयर। जब वो 10 यहाँ पहुंचेगा इस मकनातीस, ये एक बड़ा ताकतवर मकनातीस बनेगा, इतना ताकतवर बन जाएगा कि इस पतरी को कहेगा आ जाओ इधर हमारे पास, इस पतरी को अपनी जानब खींच लो। समझ आ रही है? अब जैसे ये खींचेगा पीछे से कनेक्शन तो कट हो गया ना, अब करंट यहाँ तक तो आ रहा है, आगे कहीं पे भी बीच में तार ही कट हो गई है। अब क्या है, करंट आगे जाना बंद हो गया, इस लोहे के पीस में से भी करंट गुजरना बंद, तो ये मकनातीस बनना भी बंद। मकनातीस बनना बंद हो गया तो ये पतरी फिर इधर आ सकती है क्योंकि इधर करंट है, तो अगर फिर टच होगी हो सकता है फिर करंट जाना शुरू कर दे। अब ये इसका काम आता है स्प्रिंग का। स्प्रिंग कहेगा भाई इधर ही रहो तुम, मैंने तुम्हें उधर जाने नहीं देना। स्प्रिंग ने इसको इधर पकड़ के रखा। अंडरस्टैंड? अब फिर हम क्या करेंगे, आगे से करंट जिसको लगा था, करंट आगे आना ही बंद हो गया, तो बंदा भी बच गया और मशीन भी बच गई, जो भी मसला हुआ था। अब आप क्या करें, जो भी मसला है इस कमरे में उस मसले को ठीक करें। ठीक करने के बाद ये सर्किट ब्रेकर के ना आप देखें घर में तो स्विच सा लगा होता है, उसके अंदर ये सारा सिस्टम है। ठीक है, आप स्विच को फिर ऊपर करेंगे, स्प्रिंग को आप छोड़ेंगे, ऐसे ऊपर करते हैं तो स्प्रिंग फिर लूज होता है, यानी कि ऊपर जाएगा, ढीला होगा और ये पतरी फिर से किधर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। जैसे स्विच ऑन करेंगे ये पतरी जो इधर गई हुई थी अब वापस किधर आ जाएगी, अपनी जगह पे आ जाएगी और फिर दोबारा से करंट आगे जाना शुरू कर देगा। तो अब हमारा नुकसान तो कोई नहीं हुआ, पतरी बस इधर आई हमने फिर इधर कर दी है। ठीक है, अपने मसले को हल करके। तो देखिए सर्किट ब्रेकर से जो इधर नुकसान हो रहा था उस नुकसान से भी हम बच गए हैं और फौरन से ही ऑफ हो जाता है। किसी का अगर हाथ लगे ही तो आप देख लें, अगर आपका कभी घर में आप स्विच को हाथ देने को दिल करे तो देख लें पीछे सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है घर में कि नहीं। अगर लगा हो तो फिर हाथ दे भी लेंगे तो खैर पीछे से वो ऑफ हो जाए। ठीक है, हाँ जी स्कूल में लगा हुआ है, आप कह सकते हैं किसी मैडम वगैरह को, सर वगैरह को, सर जी मैंने एक्सपीरियंस करके दिखाएं, मैं हाथ दे रहा। ठीक है, तो बहरहाल आगे है। तो ये था हमारे पास बच्चों सर्किट ब्रेकर। देखिए कितना अच्छे से ये काम कर रहा है और कितना प्यारा इसको डिज़ाइन किया गया कि ये बड़े अच्छे से ये फंक्शन कर रहा है और हमें करंट के जो नुकसान है उससे बचा रहा है। ठीक, अब आते हैं जी तीसरी अर्थ वायर की तरफ। ये आखिरी चीज़ इस चैप्टर की अर्थ वायर। इसमें से आपने, मैं बता देता हूँ थोड़ा 3-3 4 लाइनें आपने याद रखनी है। ये वर्किंग कैसे करता है इसकी समझ आ गई है ना, कि ये लगा हुआ था, ये समझ लिए कि फास्टी आला होता है, इसको लाइव वायर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अगर कहीं कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो ये ऑफ हो जाता है, तो स्प्रिंग इस पतरी को इधर रोक के रखता है। ठीक है, हाँ कम करंट गुजरने से एक हल्का मकनातीस यानी कि कम ताकतवर मकनातीस बनता है, पतरी को नहीं खींचता। ज़्यादा करंट गुजरे तो ये इसको खींच लेता है। ये बातें सारी कर लेंगे ना। अच्छा अब है अर्थ वायर बच्चों। अर्थ वायर का क्या काम है, देखिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपके घरों में जो मशीन हैं, कुछ ऐसी मशीन है जैसे एक फ्रिज है, तो कुछ ऐसी मशीन है बच्चों जिनकी बॉडी जो है किसी मेटल की बनी हुई है, किसी धात की बनी हुई है। आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी फ्रिज, आपकी इस्त्री। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर उनकी बॉडी को किसी तरीके से करंट मिल गया ना तो वो सारा करंट उसकी बॉडी, उसकी सारी बाहर वाली बॉडी में आ जाएगा और आप उसको हाथ लगाएंगे तो आप में आ जाएगा। सर इस्त्री का वो जो इसी का बना होता है वाइट सर, वो तो प्लास्टिक का बना होता है ना, इसलिए बचाने के लिए कि अगर वो शॉर्ट हो भी जाए तो आपने तो ऊपर से पकड़ा हुआ है तो आपको करंट से महफूज रखा जा सकता है। ठीक है, सर नीचे लग देता है तो करंट तो बढ़ता है नहीं, नीचे वाले से पड़ता है, लोहे वाले से, ऊपर वाले से नहीं पड़ता। अब लोहे वाला इसलिए वो नीचे से बनाया जाता है क्योंकि लोहे में से जब करंट गुजरेगा ना तो एक्चुअली वो जो आपकी वायर है ना पीछे, उसमें इतनी रेजिस्टेंस रख दी जाती है। मैं आपको बता दूँ इस्त्री कैसे चलती है, आप इस्त्री की तरफ मुझे लेते हैं। देखिए ये भी अब जो आप रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ के आ रहे हैं कि हीट प्रोड्यूस होती है करंट गुजरने से, किसी महान बंदे ने उसको इस्तेमाल करके इस्त्री बना दी है। तो पढ़ने की बात है ना, किसका दिमाग किधर को चल पड़े कि भाई कपड़े पहनते थे तो वाट वुट पड़े होते थे ऊपर, तो वो बड़ा मुश्किल थी, आप कोला शोला डाल के उसको ऊपर सही कर रहे होते थे वो इस्त्री।
तो अब वो उस मुश्किल को एक बंदे ने आके, किसी पढ़े लिखे बंदे ने हल किया कि भाई हमें पता है कि करंट जब गुजरता है तो उससे हरारत पैदा होती है। अब वो हरारत कितनी पैदा होगी वो डिपेंड करता है कि करंट के रास्ते में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। तो अब उसने क्या किया, भाई देखें अगर ये छोटी सी एक तार, उसमें कम रेजिस्टेंस है, तो जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट आराम से जाएगा, उतनी हीट जो है वो कम पैदा होगी, हरारत कम पैदा होगी। और अगर आप एक तार में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दें, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा दें कि जो चार्ज जाने की कोशिश कर रहा है आगे को, उसको बड़ा टकराना पड़ रहा है। अब वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी तो बहुत ज़्यादा टकराव से सामना करना पड़ेगा, तो उससे जो हीट है, हरारत है, वो बहुत ज़्यादा पैदा होगी। उससे वो हरारत जो है वो नीचे में जो लोहे का पीस सा लगा होता है इस तरीके, उसको भी लड़ी होती है, वो गर्म हो जाती है। ये बेसिक चीज़ है, समझ आ रही? हीटर में भी यही चीज़ होती है, उस वायर में इतनी रेजिस्टेंस होती है, अगर आप देखें जो बिजली से चल रहा होता है तो वो गर्म हो जाती है, इतनी गर्म वो शोला सा बन के नज़र भी आ रही होती है। ऐसे ही है ना। तो बहरहाल ये बच्चे ये आपकी फिजिक्स की सारी देखें एप्लीकेशन है, अगर आप सोचते हैं तो, अगर आप भी कुछ बनाना चाहें तो। अच्छा जी, अब ज़रा देखते हैं, तो हम बात कर रहे थे बच्चों फ्रिज की। ये फ्रिज है, उसको चलाने के लिए दो तारों का होना लाजमी है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, दो वायर्स आ रही हैं। अच्छा, ये वायर्स का इसकी बॉडी के साथ कोई लिंक नहीं होता, यानी कि ऊपर से जा रही, इसका मतलब बॉडी को टच नहीं हो रही, तो बॉडी में तो करंट नहीं है, आगे वो मशीन चल रही है, अंदर उसके जो भी लगी हुई है उससे फ्रिज चल रही है। लेकिन क्या है, बाज़ का अगर ऐसा हो कि ये लाइव वायर कहीं से खराब होके इसकी फ्रिज की बॉडी के साथ लग जाए, तो फिर वो करंट सारा का सारा किधर आ जाएगा, इस फ्रिज की बॉडी में आ जाएगा। और अगर आप उसको हाथ लगाएंगे, ये आप है, अगर आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लग सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में अभी करंट ऑलरेडी है। तो अब आपने अपने आप को इस करंट से बचाना है, और आप फिर ज़मीन के साथ टच हैं, तो फिर तो करंट बड़ी जल्दी से इसकी यहाँ से इसकी बॉडी में आ रहा है, और यहाँ से गुजर के आपके ज़मीन किधर जाएगा, ज़मीन की तरफ, और जल्दी से ज़मीन करंट खींचेगी और आपका वो सत्यानाश हो जाएगा, यानी कि वो माइनस बन जाएगा, जो ये बचा के, यानी कि ज़मीन न्यूट्रल के तौर पर काम करेगी, यानी कि आपकी बॉडी एक न्यूट्रल वायर का काम करेगी। करंट को एक लाइव वायर की ज़रूरत होती है और एक न्यूट्रल वायर की। अब करंट बजाय इस वायर में जाने के वो यहाँ से सीधा किधर जाएगा, आपकी तरफ, क्योंकि आप न्यूट्रल दे रहे हैं, उधर से लाइव है, दो तारें बन गई, तो करंट आप में आना शुरू हो जाएगा। अब क्या इससे बचाना है जी? अब ये फिर किसी साइंसदान ने मसला देखा कि भाई ये भी एक बड़ा मसला है, इसको भी हमें हल करना पड़ेगा, इससे कैसे लोगों की जान छुड़वाएं। तो क्या किया गया, एक वायर ले ली जाती है बच्चों, उस वायर को उस फ्रिज या जो भी चीज़ है उसकी बॉडी के साथ जोड़ दिया जाता है, बॉडी के साथ जोड़ के उसको ज़मीन के साथ बराह रास्त लिंक कर दिया जाता है। और वो जो तार होती है उसको ई से मैं जाहिर कर रहा हूँ, उसको अर्थ वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अर्थ वायर की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होती है। अब आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस अल्लाह ने कितनी रखी हुई है, 1,00,000 ओहम, ठीक है। अब करंट क्या करेगा, इधर रेजिस्टेंस बहुत कम है, आपके पास रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, करंट क्या करेगा, यहाँ से ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो इधर से सीधा अर्थ वायर के जरिए किधर को चला जाएगा, ज़मीन की तरफ जाएगा। इतनी तेज़ी से फिर ज़मीन करंट खींचेगी कि पीछे से फ्यूज का क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, या सर्किट ब्रेकर लगा तो वो ऑफ हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो बाज़ औक़ात फ्यूज या फिर ये जो सर्किट ब्रेकर है वो इसकी बॉडी में आने वाले करंट को डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो करंट आम हालात में जितना आ रहा है उतना ही आ रहा है ना। बिल जब आप हाथ लगाएंगे फिर ज़्यादा करंट गुजरेगा ना, फिर तो उन्हें पता लग जाएगा, लेकिन वो तब तक आपका भी हो चुका होगा, राम राम, ठीक है। फिर उससे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक तीसरी वायर को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, जो कि करंट को किधर भेज देती है, सीधा ज़मीन की तरफ। तो ज़मीन उस करंट को खा जाती है, इतनी तेज़ी से करंट की ज़मीन खींचती है अपनी जानिब, करंट यहाँ से सीधा आएगा किधर को, इसकी बॉडी से किधर को आएगा, ज़मीन की तरफ, तो पीछे से फ्यूज जल रहा है। अब आप घर में देखें बच्चों, अगर आप अच्छी जो अप्लायंसेस हैं, जो घरों में अच्छी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, उनके अंदर तीन लाइनें, तीन तारें होती हैं। एक होती है लाइव,
स्विच देखा आपने, 3 उसकी टांगी होती है, बीच वाली जो होती है ना ऊपर लगी वो अर्थ वायर होती है, तीसरी क्या होती है न्यूट्रल। तो ये अर्थ वायर ने क्या करना है कि आपकी हिफाजत करनी है कि अगर कहीं उसकी उस मशीन की बॉडी में करंट आ जाए तो अर्थ वायर क्या करेगी, मशीन की बॉडी से करंट आपका हाथ लगाने से पहले उसकी बॉडी से करंट को लेके किधर को भेजेगी, ज़मीन की तरफ, और इतनी तेज़ी से जाएगा कि पीछे से वो फ्यूज जो भी है वो आपका काम करेगा और आप बच जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं। तो आमतौर पे जब बच्चों हम घरों में वायरिंग करते हैं ना तो हमारे पास क्योंकि इतने हम मालदार लोग नहीं होते, हम 2 ही तारों का इस्तेमाल करते हैं, एक लाइव और एक न्यूट्रल। तीसरी तार हमने कभी देखी नहीं क्योंकि हम वो इस्तेमाल ही नहीं करते। आप शहर में या किसी महंगे घर में देखें तो बच्चों अगर आप कभी किसी को वायरिंग करते देखें, जब मैं हमारी हो रही थी मैं देख रहा था, मैंने कहा 2 तारें तो बिजली के लिए, तीसरी किस लिए डाल रहे हैं आप लोग। तो वो मैंने बाद में अभी जब पढ़े हैं तो पता लगा कि वो तीसरी कौन सी वायर होती है वायरिंग में, अर्थ वायर। क्या जब वायरिंग करते हैं तो 3 तारें यूज करते हैं, और जो तीसरी वायर है ना अर्थ वायर, उस वायर को पीछे मीटर के साथ ही जोड़ा जाता है। तीसरी अर्थ वायर उसको या तो दीवार के साथ जोड़ देते हैं या नीचे ज़मीन में खोद के ना खड्डा उसमें दफन कर देते हैं, करंट सीधा वहाँ से ज़मीन में अर्थ वायर। ठीक है, और ये सिर्फ तब काम करेगी जब के ज़रूरत हो, जब उस बॉडी में करंट आएगा, अदरवाइज तो करंट ही नहीं आ रहा तो वो वैसे की वैसी सोई रहेगी। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारे पास अर्थ वायर। आप इसके बारे में 3-4 बातें लिख सकते हैं। अर्थ वायर भी एक हिफाजती काम करती है, यानी कि हमें सेफ्टी मुहैया करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें करंट के जो हैजर्ड्स हैं, नुकसान हैं उनसे। अगर किसी मेटल की बनी हुई मशीन की बॉडी में करंट आ जाए तो ये उस करंट को वहाँ से उठा के ज़मीन की तरफ बराह रास्त भेज देती है और उससे हम नुकसान से बच जाते हैं। इसके रेजिस्टेंस बहुत है। तो 3-4 बातें आपको याद होनी चाहिए। ये आमतौर पर घरेलू जो अशियाँ हैं, अप्लाइंसेस हैं, उनके साथ ये अच्छी चीज़ों के साथ ये लगी होती है और ये ऑटोमेटिकली हमें महफूज रखती है करंट के नुकसान से। ठीक है, तो अब आप सोचें कि अभी भी कौन से मसले आ रहे हैं, तो जिन मसलों को आप आगे बढ़ के हल करें। ठीक है, काफ़ी सारे दिनों ने हल कर दिए। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखें। यार किस तरह करना है वो मैं आपको